नमस्कार बच्चों, दिव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों टेंथ क्लास का ये चैप्टर है बच्चों, लोकतांत्रिक राजनीति का ये थर्ड चैप्टर है बच्चों। बहुत ही इजी वे से हम इस चैप्टर को समझेंगे और इस चैप्टर को बच्चों हम दो पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए इसको हम दो पार्ट में करके समझेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर का नाम समझते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति से हमारा अर्थ है बच्चों कास्ट सिस्टम जो भारत के अंदर है, फिर है धर्म यानी रिलीजियन, और फिर है बच्चों लैंगिक मसले यानी कि जेंडर के अकॉर्डिंग जो मसले, जो असमानताएं समाज में हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसका मूल उद्देश्य ये है बच्चों कि ये विद्यार्थियों को यह समझाना चाहता है, स्टूडेंट को ये समझाना चाहता है कि लोकतंत्र में जो सामाजिक विविधताएं होती हैं वो राजनीति में किस तरह से अभिव्यक्त की जाती हैं, किस तरह से दिखाई जाती हैं, और ये जो असमानताएं हैं ये किस तरह से समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए चुनौती बन जाती हैं। तो यही सब कुछ हमें इस चैप्टर में समझना है। बहुत ही इजी वे से हम अपना चैप्टर समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों हम अपने चैप्टर का परिचय। तो लोकतंत्र में बच्चों अलग अलग तरह के, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जिससे समाज में बहुत तरह की विविधताएं होती हैं, भिन्नताएं होती हैं, और जो ये असमानताएं हैं ये लोकतंत्र में होना स्वाभाविक सी बात है, साधारण सी बात है। लोकतंत्र में बच्चों लोग जो होते हैं वो धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति से इनकी जो पहचान वो जुड़ी हुई होती है, और अक्सर ये माना जाता है बच्चों कि ये जो विविधता होती है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती है। यानी जितनी भी असमानताएं हैं, सामाजिक भिन्नताएं हैं, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं होती, ये कई बार बहुत खतरनाक साबित होती हैं लोकतंत्र के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र शासन प्रणाली है। लोकतंत्र से हमारा अर्थ है बच्चों जहाँ पर लोग अपनी सरकार को, अपने शासन को स्वयं चुनते हो मतदान के माध्यम से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के। तो उसी को कहा जाता है लोकतंत्र। तो भारत के अंदर लोकतंत्र भी है, और लोकतंत्र है चूँकि इसी के कारण भारत में बहुत तरह की असमानताएं पाई जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है बच्चों कि ये विविधता जो होती है लोकतंत्र के अंदर, यही इसको मजबूत भी बनाती है। जब लोग अपने अधिकारों और असमानताओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपने मन की बात कहने की, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तो ये जो स्वतंत्रता होती है अभिव्यक्ति की, यही लोकतंत्र को मजबूती देती है, और लोकतंत्र अपने मन की बात कहने की लोगों को स्वतंत्रता देता है। भारतीय समाज में बच्चों तीन तरह की असमानताएं देखने को मिलती हैं अक्सर। सबसे पहली जो असमानता है, आप सबने अपने निजी जीवन में भी देखा होगा, अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा, तो वो है स्त्री और पुरुष के बीच का भेदभाव। ये आप अपने घरों में भी देखते हैं, आस पड़ोस में भी देखते हैं। समाज में ये स्त्री और पुरुष के जो बीच का भेदभाव है ये बहुत पुराने समय से ही चला आ रहा है। फिर दूसरी असमानता है बच्चों धर्म के आधार पर असमानता। जब हम एक धर्म को मानने वाले लोग, या अक्सर अपने धर्म को मानने वाले लोग, अपने धर्म को ऊंचा समझते हैं और दूसरे के धर्म को असमानता की नज़र से देखते हैं, तो ये भी एक असमानता है लोकतंत्र में। तीसरी जो असमानता है बच्चों वो है जातिगत असमानता, यानी कास्ट के हिसाब से जो असमानता होती है। जैसे कुछ लोग ब्राह्मणों को बहुत ऊपर मानते हैं और अदर कास्ट को वो बहुत नीचे समझते हैं, तो वही होती है जातिगत असमानता। तो ये असमानताएं भी भारत के अंदर मौजूद हैं, और ये असमानताएं बच्चों सिर्फ सामाजिक जीवन तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये राजनीति में भी दिखाई देती हैं। राजनीति में भी ये बहुत तरह की असमानताएं सामने आती हैं, और ये असमानताएं ही हैं जो राजनीति में जगह पाती हैं और राजनीति में भी असमानता पैदा कर देती हैं या इसको प्रभावित करती हैं। समाज के वंचित वर्गों को न्याय और अधिकार दिलाने का साधन भी बनती हैं कई बार ये, और कई बार ये समाज को विभाजित कर देती है, बांट देती हैं, और जिसके कारण समाज में टकराव हो जाता है। तो इस अध्याय में हम समझेंगे बच्चों कि लैंगिक असमानता, धार्मिक विविधता और जातिगत विभाजन किस तरह से राजनीति और लोकतंत्र को
प्रभावित करते हैं। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो सामाजिक असमानताएं हैं वो किस तरह से अभिव्यक्त की जाती हैं, दिखाई देती हैं लोकतंत्र के अंदर। कई बार तो ये सामाजिक जो असमानताएं होती है लाभकारी होती हैं लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में सभी धर्मों के लोग साथ मिलकर रहते हैं, और कई बार ये बहुत हानिकारक सिद्ध भी हो जाती हैं लोकतंत्र के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारा कि लैंगिक मसले और राजनीति। हमारे समाज में लैंगिक असमानता बहुत गहराई से और बहुत प्राचीन समय से ही जुड़ी हुई है। बचपन से ही लड़के और लड़कियों को अलग अलग भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि लड़कियों को घर परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित समझा जाता है, जबकि लड़कों को बाहर जाकर काम करने और कमाने वाला माना जाता है। और ये जो धारणा है, ये जो सोच है बच्चों समाज की, ये पुरानी परंपरागत सोच के कारण ही बनी हुई है। परंपरागत रूढ़ियों के कारण, विचारों के कारण ही समाज की ये सोच बनी हुई है। अधिकतर परिवारों में बच्चों घर के जो सभी काम होते हैं, जैसे कि आप सभी देखते हैं अपने पर्सनल लाइफ में कि खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, ये महिलाओं की जिम्मेदारी मानी जाती है। जबकि पुरुष ये काम करने में सक्षम होते हैं और तभी भी इसे सिर्फ पुरुष महिलाओं का काम कहकर टाल देते हैं। इसके विपरीत यही काम अगर होटल, रेस्टोरेंट या दफ्तरों में पैसों के बदले किया जाए तो अक्सर ये काम आपको पुरुष ही करते हुए मिलेंगे वहाँ पे। और होता है, इसका नतीजा ये है बच्चों की महिलाएं जो हैं इसी कारण से घर की चार दीवारी तक ही सीमित रह जाती हैं। उनका जो सार्वजनिक जीवन होता है, सामाजिक जो जीवन में उनकी भागीदारी होती है, वो बहुत कम दिखाई देती है बच्चों। हालांकि सच ये भी है कि आज के समय में महिलाएं घर के कामकाज के अलावा बाहर भी काम करती हैं। गांव में महिलाएं खेतों में मेहनत करती हैं, पानी लाती हैं, लकड़ी जुटाती हैं, और शहरों में जो गरीब महिलाएं होती है वो नौकरानी के रूप में भी काम करती है, आप सब देखते होंगे। जबकि मध्यम वर्गीय जो महिलाएं होती हैं, मिडिल क्लास फैमिली में जो महिलाएं होती है बच्चों, वो अक्सर दफ्तरों में नौकरी करती हैं, और उनके लेकिन जो वो काम करती हैं ना बच्चों, उसका जो मूल्यांकन होता है, उनका जो क्रेडिट होता है, वो पुरुषों के बराबर उसको नहीं समझा जाता। उनको कोई क्रेडिट इस काम का नहीं दिया जाता। और औसतन महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं, उनके काम को उतनी अहमियत समाज में नहीं दी जाती। और राजनीति में भी महिलाओं की जो भागीदारी है बच्चों, वो बहुत सीमित रही है। आज़ादी के शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो सिर्फ चुनाव लड़ने का और मतदान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त था। बाद में ये अधिकार महिलाओं को दिए गए थे, लेकिन फिर भी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की जो संख्या है अपेक्षाकृत वो बहुत कम पाई जाती है भारतीय समाज में या भारतीय राजनीति में। इस असमानता को दूर करने के लिए बच्चों महिला आंदोलन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इन आंदोलनों ने न सिर्फ शिक्षा, रोजगार में समान अवसरों की मांग की है महिलाओं के लिए, बल्कि जो घरेलू काम होते हैं, जो उनका पर्सनल, जो उनकी लाइफ होती है, व्यक्तिगत जो जीवन होता है, उसमें भी बराबरी की बात ये महिला आंदोलन उठाते रहे हैं। और यही कारण है बच्चों कि आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक और प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ रही है। कुछ देश है बच्चों जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पे महिलाओं की जो राजनीति में भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है और उनको बराबरी का दर्जा भी इन देशों में मिला हुआ है। लेकिन भारत में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए जो सीटें हैं वो अब आरक्षित की गई हैं, क्योंकि 2023 में बच्चों महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया था, जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर केवल और केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं, ये प्रावधान भारत सरकार ने किया है। इस प्रकार देखें तो जो लैंगिक मसले होते हैं वो सिर्फ सामाजिक नहीं होते बच्चों, बल्कि राजनीति में भी पाए जाते हैं। जब तक महिलाओं को राजनीति में, सत्ता में, शासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, पर्याप्त उनको नेतृत्व नहीं मिलेगा, तब तक बच्चों समाज में सच्ची समानता स्थापित नहीं की जा सकती। तब तक समाज इक्वल नहीं होगा। औरत और मर्द के बीच का, स्त्री और पुरुष के बीच की जो असमानताएं हैं उसको तभी समान किया जा सकता है बच्चों जब राजनीति में समानता होगी। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा निजी और सार्वजनिक का विभाजन। निजी होता है बच्चों पर्सनल और सार्वजनिक होता है बच्चों पब्लिकली, सामाजिक तौर से।
तो हमारे समाज में लंबे समय से यही मान्यता रही है बच्चों कि घर के जो भीतर के काम हैं वो महिलाओं का क्षेत्र माना जाता है और बाहर के जो काम है वो पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। जैसे व्यापार करना, राजनीति में भाग लेना, ये पुरुषों का क्षेत्र समझा जाता है और इसी सोच को कहा जाता है बच्चों निजी और सार्वजनिक का विभाजन। ये कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। घरेलू काम भी समाज और राजनीति से गहराई से जुड़े हुए हैं बच्चों। और अगर राजनीति का मतलब सत्ता है, शासन करना है और निर्णय लेना है, तो फिर घर में जो पुरुषों का वर्चस्व होता है, जो उनकी बात मानी जाती है, उन्हीं का अधिकार होता है, एक तरह से ये भी तो एक सत्ता ही हो गई। और महिलाओं के घरेलू कामों को अक्सर काम ही समाज में नहीं माना जाता, क्योंकि इसके बदले उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती, उनको कोई पैसे नहीं मिलते। लेकिन फिर भी आंकड़े इस असमानता को स्पष्ट करते हैं। भारत सरकार के समय उपयोग सर्वेक्षण में 1998 से 99 में ये सामने आया है कि महिलाएं डेली औसतन 7.5 घंटे काम करती हैं और जबकि पुरुष औसतन 6.5 घंटे काम करते हैं। फिर भी पुरुषों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, उनके काम को बहुत महत्वता दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। दूसरी ओर महिलाएं दिन रात काम करने के बावजूद उनको उचित मान्यता नहीं दी जाती, ना ही उनको कोई क्रेडिट दिया जाता है, ना ही उनको उनके काम को काम समझा जाता है। महिला आंदोलनों ने इसी सोच को बहुत गहराई से चुनौती दी है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि घर और बाहर का जो ये विभाजन है, वास्तव में ये लैंगिक असमानता जो है, ये जेंडर असमानता जो है, इसको मजबूत करती है ये ऐसी सारी बातें। इसलिए उन्होंने मांग की है कि घरेलू कामों में भी सम्मान किया जाए महिलाओं का, उनको शिक्षा, रोजगार में बराबरी के अवसर दिए जाएं और राजनीति में भी महिलाओं की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाए, वो पक्की की जाए। तभी जाके ये जो असमानता है इसको समाप्त किया जा सकता है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी राजनीति में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है, कितना नेतृत्व उनको प्राप्त है। भारतीय समाज में महिलाएं बच्चों आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, आधी आबादी महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में उनकी जो भागीदारी है वो बहुत ही कम है बच्चों, बहुत ज़्यादा कम है उनकी जनसंख्या के अनुसार। राजनीति को अक्सर पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है बच्चों, और राजनीति में महिलाओं की जो आवाज़ है वो इसी कारण से दब जाती है, क्योंकि उनका नेतृत्व करने वाली जो महिला नेता होती हैं वो बहुत कम होती हैं। इसीलिए उनकी जो परेशानियां, उनके जो मुद्दे हैं, उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता राजनीति के अंदर, समाज के अंदर। महिला आंदोलनों और नारीवादी समूहों ने इस असमानता को चुनौती दी है बच्चों, और उनका कहना है कि तब जब तक महिलाएं सत्ता में, शासन में और निर्णय निर्माण होता है बच्चों, कानून बनाने की प्रक्रिया, इसमें जब तक शामिल नहीं होंगी तब तक उनके साथ होने वाला जो भेदभाव है, जो समस्याएं हैं, इसका कोई समाधान नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है बच्चों कि राजनीति में भी महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़नी ज़रूर चाहिए। कुछ आंकड़े हैं जो महिलाओं की इस कमजोर स्थिति को स्पष्ट करते हैं बच्चों। जैसे भारत की लोकसभा में 2019 तक देखा जाए तो महिलाओं की जो संख्या है वो 14.36% तक ही पहुंच पाई है 2019 तक। और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो और भी ज़्यादा कम है बच्चों, केवल 5%। इसके मुकाबले जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड हमने पीछे पढ़ा है, यहाँ पर राजनीति की में जो भागीदारी है महिलाओं की बहुत ज़्यादा है, 40% इन देशों में महिलाओं की भागीदारी रही है राजनीति के अंदर। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत ने इस असमानता को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं बच्चों। जैसे पहला है पंचायती राज संस्थाएं और जो नगर पालिकाओं में 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, यानी ये ऐसी सीटें हैं जिस पर केवल और केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। और इस व्यवस्था से आज भारत में 10 लाख से अधिक निर्वाचित महिलाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपने काम कर रही हैं, जिससे महिलाओं की जो राजनीति भागीदारी है उसको मजबूती मिले। और ये एक क्रांतिकारी बदलाव है भारतीय राजनीति के अंदर।
2023 में बच्चों संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया, जो कई सालों से अटका पड़ा था, जिसको कहा जाता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत बच्चों लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। स्पष्ट है कि लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल संख्या बढ़ाने का प्रश्न नहीं है बच्चों, बल्कि ये न्याय और बराबरी का मुद्दा भी है। जब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, अधिक होगी, तभी समाज की जो आधी आबादी है उसको वास्तविक जो उसकी समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो सही ढंग से आगे आ पाएंगी। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। धर्म और सांप्रदायिकता राजनीति को कैसे प्रभावित करती है? तो भारत जैसे देश में बच्चों धर्म सामाजिक जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ लोग अपने धर्म से बहुत गहरे से जुड़े हुए होते हैं और यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी और अन्य कुछ समुदाय भी हैं बच्चों। धर्म लोगों की आस्थाओं, परंपराओं और जीवन शैली को तो प्रभावित करता ही है। इसी कारण धर्म और राजनीति का जो संबंध है वो हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये संबंध हमेशा से रहा है भारतीय इतिहास में। महात्मा गांधी का मानना है कि राजनीति को पूरी तरह से धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है बच्चों, पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्य हैं जो सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं। और सभी धर्मों के नैतिक मूल्य बहुत ही अच्छे हैं बच्चों। इन्हीं में समानता, एकता, न्याय, करुणा ये सभी पाई जाती हैं। यानी राजनीति को उन मूल्यों के आधार पर संचालित होना चाहिए, जैसे कि समानता होनी चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, करुणा, प्रेम की भावना सभी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। आंकड़ों के अनुसार देखा जाए बच्चों तो भारतीय जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की कुल आबादी का हिंदू लगभग 79.8% है, मुस्लिम 14% है, ईसाई 2.3% है, सिख 1.7 है, बौद्ध 0.7, जैन 0.4 और कुछ अन्य जो हैं जो समुदाय कहलाते हैं बच्चों वो 0.7% हैं। समस्या तब पैदा होती है बच्चों जब धर्म को राजनीति का आधार बना लिया जाता है। जब एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की जो मानसिकता है, जो सोच है, वो बनती है, तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें समस्या पैदा करती हैं और उसी को कहा जाता है बच्चों सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है बच्चों जब लोग ये मानते हैं कि समाज के जो लोग हैं केवल एक धर्म के आधार पर एक समुदाय बनाते हैं और उन सभी लोगों का जो हित होता है, जो भला होता है, सभी का एक जैसा होता है। यही सोच सांप्रदायिकता कहलाती है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का। सांप्रदायिकता अक्सर पूछा जाता है और ये ऐसा टॉपिक है बच्चों, ये आगे तक आपको पढ़ने को मिलेगा। सांप्रदायिकता राजनीति के कई रूपों में सामने आती है बच्चों, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में आती है, चुनाव के समय धार्मिक भावनाओं को भड़काकर जो नेता होते हैं वो वोट प्राप्त कर लेते हैं और जीत जाते हैं। कभी कभी ये जो सांप्रदायिकता है ये दंगे, हिंसा और नरसंहार का खतरनाक रूप भी ले लेती हैं बच्चों और समाज को जो है वो विभाजित कर देती हैं। भारतीय संविधान ने इन चुनौतियों को समझते हुए धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है बच्चों। अब आप समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी सोच होती है, ऐसे विचार होते हैं बच्चों जब सभी धर्मों को समान माना जाता है। जैसे कि भारत में कोई भी धर्म राज्य का धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों को समान माना जाता है। इस तरह से धर्म और राजनीति का जो संबंध है हमेशा वो दोहरी भूमिका निभाता है बच्चों। और जब धार्मिक सांप्रदायिकता के रूप में राजनीति का आधार बनता है, धर्म के अनुसार जब राजनीति का आधार बनता है, तो ये लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। सांप्रदायिकता किसी भी समाज के लिए खतरा होती है बच्चों। सांप्रदायिकता उस सोच को कहते हैं बच्चों जिसमें ये माना जाता है कि समाज में रहने वाले लोग केवल और केवल अपने धर्म के आधार पर एक समुदाय बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं और इसी सोच के अनुसार
एक धर्म के सभी लोगों की जो हित होती है, जो आवश्यकताएं होती है, जो परेशानियां होती हैं, वो एक जैसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता और वे दूसरे धर्म के लोगों को बिल्कुल अपने आप से अलग मानते हैं। ये मान्यता भी बनाई जाती है कि अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच हमेशा टकराव ही रहता है और वे समान नागरिक बनकर एक साथ नहीं रह सकते। यही सांप्रदायिकता की सोच है बच्चों, और यही सोच लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। सांप्रदायिकता जो है बच्चों, वो सभी समाज के लिए खतरा होती है। सांप्रदायिकता की मुख्य 3 विशेषताएं होती है बच्चों। सबसे पहले इसमें ये विश्वास किया जाता है कि धर्म ही समाज की एकमात्र पहचान है। दूसरा, अपने धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है, उसको बड़ा माना जाता है। तीसरा होता है, राजनीति को धार्मिक पहचान पर बनाया जाता है, उस पर आधारित किया जाता है, जैसे धर्म के आधार पर मतदाताओं को लुभाया जाना या धर्म के आधार पर दंगे भड़काना, ये भी राजनीति को प्रभावित करता है। अलग अलग धर्मों के लोगों को एक राष्ट्र में बराबरी से रहने योग्य नहीं माना जाता। ये सभी चीज़ें सांप्रदायिकता के अंदर आती हैं। सांप्रदायिकता राजनीति और समाज में कई रूपों में दिखाई देती है बच्चों। जैसे रोजमर्रा के जीवन में आप देखें, डेली लाइफ में देखें, जैसे दूसरे के धर्म के लोगों को लेकर मजाक उड़ाना, चुटकुले छोड़ना या भेदभावपूर्ण अपनी सोच रखना, तो ये बहुत खतरनाक है समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए। दूसरा है चुनाव राजनीति में उपयोग। चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है बच्चों धार्मिक ध्रुवीकरण। लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करके अपने ही धर्म के पक्ष में वोट जुटा लेना। और चौथा है बच्चों हिंसा और दंगे। कई बार सांप्रदायिकता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों की हिंसा, दंगे, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। नरसंहार का ये रूप दंगे ले लेते हैं, जैसा कि भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय पे देखा गया था। वो भी सांप्रदायिकता का एक बहुत बड़ा रूप था बच्चों, उस समय जो हो रहा था। भारत के संविधान ने सांप्रदायिकता को एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा है बच्चों, और यही कारण है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य होता है बच्चों जिसमें सभी धर्मों को समान माना जाता है और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, सरकार का कोई धर्म नहीं होता। भारत में किसी भी धर्म को राज्य का धर्म नहीं बनाया गया है बच्चों। सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी दी गई है और संविधान धर्म के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अगर किया जाता है तो उसको गैरकानूनी माना जाता है। राज्य को यह अधिकार है बच्चों कि वो धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करके समानता सुनिश्चित कर सके, जैसे छुआछूत पर रोक लगाना। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है बच्चों। जैसा कि मैंने बताया, ये सभी समाज, चाहे वो लोकतंत्र हो या अन्य कोई शासन प्रणाली हो, सभी समाज के लिए, सभी देशों के लिए ये बहुत खतरनाक होता है। ये न केवल धार्मिक समुदायों को बांट देता है, बल्कि लोकतंत्र की मूल जो भावना होती है, समानता और एकता, उसको भी कमजोर करती है सांप्रदायिकता। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा बच्चों जब नागरिक अपने धर्म की पहचान के साथ साथ एक राष्ट्र के समान नागरिक होने की भावना को भी अपनाएंगे, अपने मन में उस भावना को जगाए रखेंगे, तभी लोकतंत्र सही मायनों में स्थापित हो पाएगा। अगला टॉपिक है बच्चों धर्मनिरपेक्ष शासन। धर्मनिरपेक्ष इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। भारत जैसे विविधता भरे देश में इतनी भिन्नताएं होने के बावजूद अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर शासन किसी एक धर्म को मान्यता दे दे तो दूसरे धर्म के जो लोग हैं बच्चों, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, अपने आप को असमानता उनके अंदर आ जाएगी, वो अपने आप को समानता की नज़र से नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर भारत को धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर स्टेट बनाने का निर्णय लिया है। धर्मनिरपेक्ष शासन की विशेषताएं। सबसे पहले बच्चों, धर्मनिरपेक्ष शासन की जो विशेषता है वो है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, सरकार का, देश का कोई सार्वजनिक धर्म नहीं होता। भारत में किसी भी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें कि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को अपनाया गया है और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को, लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया गया है।
दूसरा है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता। हर नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने, उसको मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी मिली हुई है। तीसरा है धर्म के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है, यानी कि उसको रोका गया है। संविधान स्पष्ट करता है बच्चों कि किसी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये गैर कानूनी है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। राज्य का हस्तक्षेप। राज्य ही सुनिश्चित करते हैं बच्चों, शासन सरकार ये सुनिश्चित करती है कि धार्मिक मामलों में वो हस्तक्षेप कर सकती है। जब किसी भी धर्म या परंपरा में असमानता अगर पाई जाती है, उसमें भेदभाव किया जाता है, छुआछूत की प्रथा अगर उसमें है, तो उसको सरकार हस्तक्षेप उस धर्म के अंदर कर सकती है। भारत में जैसे कि बच्चों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो हिंदू लगभग 79.8% है बच्चों, मुस्लिम 14.2% है बच्चों और ईसाई 2.3% हैं। जबकि सिख 1.7 है, बौद्ध 0.7 है, जैन 0.7 है और अन्य 0.7 है। तो इतने धर्मों के जब लोग एक साथ रहते हैं बच्चों, इतनी धार्मिक विविधता के बावजूद देश की जो एकता है उसको बनाए रखना केवल तभी संभव हो सकता है बच्चों, जब राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखे। सरकार जो है सभी धर्मों को समान माने। हमारे देश में चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे गुरु पर्व हो बच्चों, सभी धर्मों के जो त्यौहार है उस पर सरकारी छुट्टी दी जाती है, यानी कि हमारे देश में सभी धर्मों को समान माना जाता है। और जो सरकार है हमारी, जो शासन है, वो किसी भी एक धर्म को राज्य का धर्म नहीं बनाया गया है। इसी को कहा जाता है बच्चों धर्म निरपेक्षता। और ये तभी संभव है बच्चों जब सभी धर्म सरकार की नज़र में, कानून की नज़र में समान होंगे। आई होप बच्चों आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।